हेलो एवरीवन। तो अब हम जो बात करेंगे वो हमारे फिफ्थ चैप्टर के लिए एड्जॉर्प्शन का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें उसका मैकेनिज्म सबसे पहले आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो एड्जॉर्प्शन होता कैसे ये हमें समझना है, इसलिए हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो एड्जॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एड्जॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क। अब ये पूरा थियरी आप एक बार पढ़ना, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो आप ये सोचिए, ये हमने शायद वांडरवाल्स फोर्सेस जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, और फिर सरफेस टेंशन वाला भी टॉपिक हमने पढ़ा था जब 11th स्टैंडर्ड में, तब ऐसा ही केस लिक्विड्स के लिए आया था। तो आपको थोड़ा वो दिमाग में रखना है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। तो सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको नीचे से दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो सरफेस वाले पार्टिकल के ऊपर सीधा आपका एटमॉस्फेयर आ जाएगा, उसके ऊपर तो कोई पार्टिकल्स है नहीं। ठीक है। उसके ऊपर होगा गैस, मतलब सराउंडिंग में जितना भी जो कोई भी गैस होगा तो उसका उसके साथ इंटरेक्शन हो। लेकिन उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब उसके बल्क के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल या पार्टिकल होगा तो उसके तो चारों ओर दूसरे पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के ही पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो उसको सभी साइड से जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो उसी सॉलिड के पार्टिकल्स का ही लगेगा। लेकिन सरफेस के ऊपर जो आपके पार्टिकल्स हैं उन पे एक अंदर के साइड से जो फोर्स लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से उतना ही फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। सो दे possesses unbalanced or residual attractive forces. ठीक है। These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbed particles on its surface. तो वो जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। ठीक है। उनको नीचे से अट्रैक्शन लग रहा है, ऊपर से उन खींचने वाला कोई नहीं है। ठीक है। तो अब जब उसके आजू बाजू सराउंडिंग में कोई गैस या कोई लिक्विड आएगा तो वो उसके पार्टिकल को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। ठीक है। तब वो उसको अट्रैक्ट करेंगे और उसकी सरफेस के ऊपर उसको वीक बॉन्डिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे जितना एरिया बढ़ेगा उतना आपका एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अंदर के पार्टिकल जो हैं उनको सभी ओर से सेम काइंड ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन जो सरफेस पे है, टॉप सरफेस पे, उन पे थोड़ा सा अनबैलेंस फोर्स लगेगा क्योंकि उसके नीचे पार्टिकल्स हैं लेकिन ऊपर नहीं है। तो ये जो अनबैलेंस था जिसकी वजह से ये एड्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है। अगर दूसरे किसी फैक्टर की अगर हम बात करना चाहें तो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग द एड्जॉर्प्शन इज द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस। मतलब वहां पे रेसिडुअल फोर्सेस बढ़ चुके हैं, जब उस पर कोई गैस आएगा तब वो जो रेसिडुअल फोर्सेस थे वो कम हो जाएंगे, वो शांत हो जाएगा। ठीक है। देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज हीट। तो ये जो उसकी एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी कम कैसे होगी, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो एड्जॉर्प्शन देयरफॉर इज इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब कि जैसे ही गैस आएगा या कोई लिक्विड आएगा उसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा तो रेसिडुअल फोर्सेस कम होंगे और उसकी वजह से वो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जहां पे आपकी हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। तो इस चीज को हाईलाइट करके आपके दिमाग में रखना। इन अदर वर्ड्स डेल्टा एच ऑफ एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। एंथैल्पी चेंज क्या होगा हमारे एड्जॉर्प्शन के लिए, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। When a gas is absorbed, the freedom of movement of its molecule become restricted. मतलब जब एड्जॉर्प्शन होता है तो गैसेस जो आए हैं, ठीक है, वो सरफेस पे वीक अट्रैक्शन से बॉन्ड हो जाते हैं, बाउंडेड हो जाते हैं, तो उनका जो डिग्रीज ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम, ठीक है, वो कम हो जाता है। दिस अमाउंट्स टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैस। तो गैस जब फ्री था तब उसके एंट्रोपी, आपको पता है एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस। ठीक है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हो। ठीक है। एक आपने थर्मोडायनेमिक्स का पूरा चैप्टर पढ़ा है इस पे। तो जब आपका रेंडमनेस बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन यहां पर तो आपने गैस को पकड़ लिया, बाउंड कर दिया, तो आपका एंट्रोपी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। सो डेल्टा इज ऑल्सो नेगेटिव। तो हमने दो चीजें यहां से डिराइव की कि डेल्टा एच, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसका डेल्टा एच भी नेगेटिव आएगा और एंट्रोपी भी कम हो रही है, मतलब डेल्टा एच भी नेगेटिव आएगा। So adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in the entropy. तो एंट्रोपी एंथैल्पी दोनों डिक्रीज होती है जब एड्जॉर्प्शन होता है।
फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, मतलब अगर कोई रिएक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ब खुद हो रही है स्पॉन्टेनियस, देन हमने एक इक्वेशन पढ़ा था जिसमें डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है, एट द गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, then and only then the reaction can be spontaneous. So that is why the equation is delta G is equal to delta H minus T delta S. इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. अब ध्यान से देखना, डेल्टा H खुद नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा S भी नेगेटिव है. अगर यहाँ पे डेल्टा S नेगेटिव होगा तो ये माइनस और ये फॉर्मूला वाला जो माइनस है वो दोनों क्या मिल हो जाएंगे? प्लस. तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा? माइनस डेल्टा H प्लस T डेल्टा S. उस केस में आपका जो माइनस वाला टर्म है, मतलब एंथैल्पी वाला टर्म, वो बहुत ही हाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब आपका टर्म कौन सा है? ये डेल्टा एच वाला माइनस है, और ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा. लेकिन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करवाने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है. तो अगर ये टी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो जाता है, मान लीजिए कि डेल्टा एच है आपका -100, ठीक है, डेल्टा एस भी माइनस होता है आपका, वो भी मान लो -100 था, ठीक है, और अगर ये टेम्परेचर की, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है, 10 केल्विन हमने ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल. तो 10 × 100 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1000 -100, तो आपका आंसर क्या आएगा? +900. तो इसका आंसर तो प्लस आ गया, ऐसे तो नहीं चलेगा. तो आपका ये जो एंथैल्पी है वो, इसका अगर आंसर हमारे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारा आंसर जो है +1000 आ रहा था, तो हमारा ये एंथैल्पी का आंसर +1000 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए. मतलब मान लो कि -1200, ठीक है, मैं अभी यूनिट की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको वैल्यू बता रहा हूँ. -1200 + 1000 क्या आएगा? -200. इसका मतलब डेल्टा एच शुड बी सफिशिएंटली हाई नेगेटिव, ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, लेकिन बहुत ही हाई नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा और जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो पाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आपको देखने हैं, एक एंथैल्पी और दूसरा एंट्रोपी. दोनों को मिला के आपका जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है. As the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative. Ultimately, delta H becomes equal to T delta S, और तब जाके डेल्टा G 0 हो जाता है. मतलब दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तब दोनों का सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन जो भी करोगे आप, माइनस नहीं होगा और 0 हो जाएगा. इस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम. मतलब मान लो कि 10 पार्टिकल एड्सॉर्ब होकर सरफेस पे आएंगे, तो उसी टाइम पे 10 पार्टिकल वहाँ से रिलीज होकर बाहर चले जाएंगे, ठीक है. तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन कैसे काम करता है, उसका फंक्शनिंग क्या है और उसके पीछे क्या लॉजिक वर्क करता है, ये हमने देखा. जो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन के टाइप्स वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे हम मेन 2 क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है. तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट फिजिकल एंड देन केमिकल. So if accumulation of gas on the surface of a solid occurs on account of weak van der Waals forces, ठीक है, then it is called physical adsorption और physisorption. दोनों को वर्ड को कंबाइन कर दिया है. When the gas molecules or atoms are held to the solid surface by chemical bonds, तो अगर बॉन्डिंग हो जाता है पक्का वाला केमिकल बॉन्ड, ठीक है, then it is termed as chemical adsorption और chemisorption. The chemical bonds may be covalent, may be ionic, कुछ भी उसका नेचर हो सकता है, ठीक है. Chemisorption involves high energy of activation, और उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तब जाके बॉन्ड बनेगा. Therefore, often referred to as activated adsorption. तो chemisorption को हम activated adsorption भी बोलेंगे. Sometimes these 2 processes occur simultaneously and it is not easy to ascertain the type of adsorption. कभी कभी पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिकली वो जो गैस होता है वो वीकली van der Waals फोर्स से कनेक्ट होता है, देन उसमें कोई परमानेंट आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो दोनों प्रोसेस कभी साथ में होती है, तब हम नहीं बता सकते कि ये फिजिकल है या केमिकल है, ठीक है. और फिजिकल एड्सॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिसॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. तो जब आप टेम्परेचर वेरिएशन करोगे तो फिजिसॉर्प्शन उसमें से केमिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, डाइहाइड्रोजन इज फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड ऑन निकल बाय van der Waals फोर्सेस. तो निकल की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा van der Waals फोर्सेस से. Molecules of hydrogen then dissociate to form hydrogen atoms which are held on the surface by chemisorption. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से जो हाइड्रोजन था वो डिसोशिएट होगा और
हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकली बॉन्डेड हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो अभी हम अलग अलग फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। सबसे पहले लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब किसी भी सरफेस पे वीक वंडरवाल फोर्सेस से कोई भी गैस थोड़ा या ज़्यादा, ठीक है, एड्जॉर्ब होता रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये आयरन होगा तो ये इसी गैस को ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम होगा तो ये गैस को वो ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी सॉलिड सरफेस पे मोस्टली कोई भी गैस थोड़ा कम ज़्यादा एड्जॉर्ब होता रहता है। तो इसमें कोई सिलेक्टिविटी या स्पेसिफिसिटी नहीं है। इट इज़ अ यूनिवर्सल वीक अट्रैक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, इन जनरल easily liquefiable gases are readily absorbed as van der Waals forces are stronger near the critical temperatures। तो जो जल्दी से लिक्विफाई हो सकते हैं उनका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। Thus 1 gram of activated charcoal absorbs more sulfur dioxide than methane। ठीक है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा वो जल्दी से एड्जॉर्ब नहीं होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो आपका जल्दी से एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, विच इज़ स्टिल मोर देन 4.5 ml ऑफ डाईहाइड्रोजन, क्योंकि वो डाईहाइड्रोजन जो है, ठीक है, उसका तो सिर्फ 33 केल्विन है, तो उससे तो अच्छा तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो सभी एग्जांपल्स दिए हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसका ज़्यादा है तो वो जल्दी एड्जॉर्ब होगा, ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। मीथेन वो सल्फर डाइऑक्साइड से कम होगा लेकिन डाईहाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, क्योंकि डाईहाइड्रोजन का तो उससे भी कम है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उतना एड्जॉर्प्शन आपका जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। रिवर्सिबल नेचर की बात करें तो फिजिसॉर्प्शन में जो भी गैस आया होगा वो वापस से वहाँ से निकल सकता है। ठीक है, सो मोर ऑफ अ गैस इज एड्जॉर्ब्ड व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ा के गैस को एड्जॉर्ब किया जाता है तो इससे रिवर्स, अगर प्रेशर को आप कम कर दो तो क्या होगा, वहां से गैस रिमूव भी होगा। Le Chatelier's प्रिंसिपल आपको 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम याद आना चाहिए 11th स्टैंडर्ड का। Since the adsorption process is exothermic, the physical adsorption occurs readily at low temperatures and decrease with increasing temperature। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो गैस एड्जॉर्ब हुए हैं ना उन पे टेम्परेचर की वजह से वाइब्रेशंस होंगे और वो अपनी जगह पे बैठ नहीं पाएंगे, फिर वो वहां से जंप लगा के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ वो लिखने के लिए नहीं है, मैं आपके समझ के लिए दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, स्टोरी काइंड ऑफ स्टफ से। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ याद करवाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो ये तो दोनों में सेम केस ही होगा, जितना एरिया ज़्यादा दोगे उतना एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, डज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड पोरस सब्सटेंस हैज लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर कोई बल्क आप सीधा ही सॉलिड ले लेते हो उसके सिर्फ सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा, उससे बेटर उसी बल्क का अगर आप पाउडर बना दोगे तो आपका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी लेकिन उसका जो एंथैल्पी होगा वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम होगा, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस ही होते हैं इसलिए आपकी एंथैल्पी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं जाती। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन, तो उसमें हाई स्पेसिफिसिटी मिलती है। मतलब केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल रिएक्शन तो सभी के साथ सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते, जहां पर जिस कंडीशन में जो भी केमिकल रिएक्शन जल्दी से कर पाएगा उसी का एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सो इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल अकर इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, तो जो भी मेटल पे जाएगा उस पर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो जहां पे आपका जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना सकते हैं तो वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा। हाइड्रोजन है वो ट्रांजिशन मेटल्स पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल आप अच्छे से पढ़ोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो उसमें से हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं इसीलिए उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो ये स्पेसिफिक है कि आपका बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बेसिस पे आपका एड्जॉर्प्शन होता है। इरिवर्सिबिलिटी मतलब जो आपका केमिसॉर्प्शन है, एक बार अगर बॉन्ड बन गया तो वापस जैसे उसमें से इससे पहले जो फिजिसॉर्प्शन पढ़ा उसमें से गैस वापस निकल सकता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो
It is also exothermic process, but it is very slow at low temperatures. So on account of high energy of activation it requires, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी भी देनी पड़ती है. फोर्थ चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें आपको पता होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. ठीक है. लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस, एब्जॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. फिजिसॉर्प्शन ऑफ अ गुड एब्जॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर में चेंज इनटू केमिसॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर. तो फिजिसॉर्प्शन में आपका ज़्यादा टेम्परेचर बेनिफिशियल नहीं था, लेकिन उसी गैस को अगर टेम्परेचर आप दोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो गैस एस्केप होने से पहले केमिकली बॉन्डेड हो जाए, तो आपका वो फिजिसॉर्प्शन से केमिसॉर्प्शन हो जाएगा. यूजुअली हाई प्रेशर इज ऑल्सो फेवरेबल, क्योंकि केमिसॉर्प्शन में आपको टेम्परेचर प्रेशर वाले कंडीशन से ही बॉन्डिंग होगा, इसलिए हाई प्रेशर आपका यहाँ पे फेवरेबल होगा. सरफेस एरिया तो दोनों में कॉमन होगा, चाहे वो फिजिसॉर्प्शन हो या केमिसॉर्प्शन. जितना एरिया ज़्यादा उतना आपका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होता है, इसीलिए आपका एंथैल्पी हाई वैल्यू में आपको मिलेगा, 80 to 240 किलो जूल पर मोल. ठीक है. तो ये हमने फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बारे में स्टडी किया. अब ये टेबल नंबर 5.1 आपको स्टडी करना है, जिसमें ये दोनों चीज़ें आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन के फॉर्म में दिया हुआ है. तो ये आप 9 पॉइंट्स जो आपको दिए हैं वो आप खुद से एक बार देखोगे, अगर आपको उसमें कुछ नया समझ में आया, जैसे अभी हमने पढ़ा वही सब कुछ यहाँ पे लिख के दिया है. ठीक है. कुछ नया नहीं है, तो आप एक बार ये देखोगे और आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये एक नया टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.